अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेजिंग ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि हम डिबेंचर जब ओपन मार्केट से परचेज करते हैं तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंपनी जब ओपन मार्केट से डिबेंचर परचेज करती है तो रिडम्पशन पर्पस के लिए जब परचेज करती है तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिबेंचर जब कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए परचेज करती है डिबेंचर्स तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। On 1st January 2010, a company has 12% outstanding debenture of rupees 3 lakh. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, मतलब कि जो लोगों के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट 12% होता है वो 3 लाख रुपए के, मतलब लोगों के पास 3 लाख डिबेंचर्स मार्केट में मौजूद हैं। द कंपनी इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे करती है, हर 30 जून को और 31 दिसंबर को। The company is allowed to purchase its own debenture which may be cancelled or kept or reissued at the company's option. कहता है कंपनी को ये अलाउ है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करके उसको कैंसिल भी कर सकती है, किसी को री इशू भी कर सकती है, या हो सकता है तो वो अपने पास भी उसको रख सकती है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज। और जनाब, द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस बाय द चेक इन ओपन मार्केट। अब देखते हैं कि कंपनी ने कैसे परचेज किए। ऑन 31 मार्च 2010 300 डिबेंचर्स एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट के साथ कंपनी ने परचेज किए हैं। फिर 1 नवंबर 2010 को कंपनी ने परचेज किए 150 डिबेंचर्स 98 कम इंटरेस्ट के साथ। द डिबेंचर्स वर परचेज ऑन 31 मार्च वर कैंसल्ड ऑन 31 दिसंबर 2010। फिर कह रहा है कि कंपनी ने जो 31 मार्च 2010 को परचेज किए थे वो कंपनी ने डिबेंचर्स 31 दिसंबर को मीन साल के एंड पर कैंसिल कर दिए। तो देखेंगे कैंसिल कैसे होते हैं। गिव द नेसेसरी एंट्रीज to record the above transaction for the year 2010 and also show the relevant items in the balance sheet as on 31st December 2010। तो हमने इसमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, तो देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी और उसका बैलेंस शीट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को साथ साथ स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करते चले जाएंगे और डेट बाय डेट, इसके अंदर एक लाजमी बात का ख्याल रखना है कि हमने डेट बाय डेट चलना है। तो स्टूडेंट्स यहां से पढ़ते हैं ऑन 31 मार्च 2010 300 डिबेंचर्स एट ₹97 एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो डेट बाय डेट चलना है, तो सबसे पहले मार्च आता है। 31 मार्च 2010 को कंपनी ने परचेज किए हैं डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको एंट्री बताई हुई है, एंट्री आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट स्टूडेंट्स क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हमारे उस लेक्चर में मौजूद है जिसमें हमने ओन डिबेंचर परचेज करने का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रिडेम्पशन पर्पस के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कैसे परचेज करते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को ये वीडियो देखने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि वो उसमें सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट उस लेक्चर में मौजूद है। तो जनाब देखते हैं कि 300 डिबेंचर्स परचेज हुए 97 एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो हम जब एक्स इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे तो ओन डिबेंचर के सामने हमने जो डिबेंचर परचेज करें वो वैल्यू ओन डिबेंचर के सामने लिखेंगे। 300 डिबेंचर्स हैं और 97 का एक है, इसके साथ कैलकुलेशन भी करते चले जाते हैं। तो जनाब 300 मल्टीप्लाई बाय 97 करेंगे तो आपके पास डिबेंचर की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है जनाब 29,100। इसके बाद स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब परचेज किया हमने? 31 मार्च 2010 को, मतलब जनवरी से बात हुई। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक वो लोगों के पास मौजूद रहे, तो उस वक्त तक का लोगों को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे चार्ज करते हैं, ये भी बात आपको पता है। तो 300 डिबेंचर की फेस वैल्यू जनाब बनती है 30,000, मतलब 100 रुपए का एक फेस वैल्यू उसकी, और मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट हमारा इस क्वेश्चन में मौजूद है 12% इंटरेस्ट रेट है, तो 12% इंटरेस्ट रेट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे
जनाब 3 मंथ के साथ, मतलब 3/12 भी हम करेंगे तो जनाब आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जनाब 900 रुपया इसका इंटरेस्ट। अब देखिए डिबेंचर की ये वैल्यू थी और इंटरेस्ट की ये वैल्यू हुई। मैंने आपको बताया हुआ है एक्स इंटरेस्ट में हम जब पेमेंट करते हैं तो डिबेंचर की वैल्यू में इंटरेस्ट को ऐड करके पेमेंट करते हैं। तो बैंक अकाउंट से जब पेमेंट होगी तो ये और ये दोनों प्लस होकर टोटल अमाउंट हो जाएगी जनाब 30,000 रुपए की। तो आप देखें कि ये बैंक ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होकर 30,000 की पेमेंट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऑन 1 नवंबर 2010, 1 नवंबर स्टूडेंट बहुत दूर आती है, उससे पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि 30 जून और 31 दिसंबर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो हम सबसे पहले 30 जून की एंट्री पास करेंगे क्योंकि जून पहले आता है, नवंबर बाद में आता है, तो हम डेट बाय डेट चलेंगे इसके अंदर। तो 30 जून 2010 में कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट की एंट्री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जब इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं आज 6 महीने बाद, तो ये एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट भी स्टूडेंट्स क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री पास करेंगे और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो 30 जून और 31 दिसंबर की जो हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट की, उसकी हम वर्किंग लाजमी करेंगे क्योंकि जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हम वर्किंग के साथ पोर्शन बना लेंगे। ये वर्किंग क्वेश्चन से आपने आउट नहीं करनी, इसको क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है आपने। तो जनाब हम पास करने जा रहे हैं जनाब 30 जून 2010 की वर्किंग करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है और वो ये है कि अगर आप गौर करें क्वेश्चन के अंदर तो वो कह रहा है कि 3 लाख के डिबेंचर थे लोगों के पास आउटस्टैंडिंग, उसमें से हमने जो खरीदे थे डिबेंचर उनकी फेस वैल्यू थी 30,000 रुपया, फेस वैल्यू जो थी। तो जनाब हमने जब डिबेंचर खरीद कर अपने पास रख लिए, अब तो वो हमारे पास पड़े हैं और बाकी लोगों के पास कितने हैं, 3 लाख में से 30,000 हमारे पास आ गए। मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं तो अगर 3 लाख के डिबेंचर लोगों के पास थे उसमें से 30,000 के हमने परचेज कर लिए थे और लोगों के पास कितने रह जाने चाहिए, 2,70,000 रुपया। मतलब लोगों के पास ये डिबेंचर मौजूद है और ये डिबेंचर हमारे पास पड़े हैं। अब इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है 2,70,000 के डिबेंचर्स, इनके ऊपर इंटरेस्ट लोगों को जाएगा और जो 30,000 के डिबेंचर्स हमारे पास मौजूद हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोगों को पे करना है उसकी किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो जनाब 2,70,000 पे 12% इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 6 माह बाद लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं 30 जून को, तो आपके पास जनाब इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 16,200 रुपए का। मतलब कि 16,200 रुपए की आप पेमेंट करने जा रहे हैं लोगों को जो उनके पास डिबेंचर मौजूद है उनके ऊपर इंटरेस्ट देने जा रहे हैं। तो यहां पर आप बैंक के सामने 16,200 की वैल्यू लिखेंगे इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की वैल्यू, क्योंकि ये लोगों को आप पे करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक से पेमेंट हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे पास जो डिबेंचर्स मौजूद हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, तो उनके ऊपर क्या इंटरेस्ट बनता है। जनाब हमारे पास 30,000 के डिबेंचर थे, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा, लेकिन कितने मंथ का, यहां पर बात समझने वाली है। जब आपने डिबेंचर परचेज किए थे तो 31 मार्च को किए थे डिबेंचर, मतलब कि 3 महीनों को लोगों को इंटरेस्ट दे चुके थे। 31 मार्च से लेकर 30 जून तक वो हमारे पास कितना अरसा रहे हैं, हमारे पास वो 3 माह रहे हैं। तो जितना अरसा वो हमारे पास रहे हैं उतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो जनाब 3/12 भी कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 900। तो ये 900 आपके पास इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें कि बैंक से लोगों को पे किया 16,200 और हमारा जो इंटरेस्ट बना, जो हमारे पास डिबेंचर थे उनका बना 900 रुपया। तो इन दोनों का अगर आप सम कर लें आपके पास आ जाता है जनाब 17,100।
अब ये हमें एंट्री बताती है कि टोटल इंटरेस्ट जो बना था वो 17,100 बना था, जिसमें से लोगों को जो चला गया 16,200 का और 900 रुपए का हमारे पास ही रह गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ऑन 1 नवंबर 2010 150 डिबेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट के साथ। फिर कंपनी ने दोबारा परचेज किए हैं जनाब 1 नवंबर 2010 को 98 कम इंटरेस्ट के साथ 150 डिबेंचर परचेज किए। तो एंट्री वही पास करेंगे जो हमारी एक्स और कम की दोनों की एंट्री सेम है, लेकिन अमाउंट में फर्क आएगा। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जनाब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 150 डिबेंचर्स परचेज के 98 कम इंटरेस्ट के साथ। तो जब कम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे तो बैंक के सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 150 डिबेंचर है मल्टीप्लाई बाय 98 का 1 है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 14,700 रुपए की। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, एक्स की सूरत में हमने ओन डिबेंचर के सामने मल्टीप्लाई किया था और कम की सूरत में हमने बैंक के सामने मल्टीप्लाई किया है। बैंक के सामने हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से लोगों को, उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसी 98 रुपीज में इंटरेस्ट शामिल है, तो टोटल अमाउंट पे होगी 14,700। अब हम ये देख लेंगे कितना इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट की यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। 15,000 डिबेंचर पर 12% इंटरेस्ट होगा जनाब कितने मंथ का। अब 30 जून तक इंटरेस्ट पे हो चुका था, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर और फिर आ रहा है 1 नवंबर। तो स्टूडेंट्स अभी नवंबर तो फर्स्ट है, नवंबर तो इंक्लूड नहीं होगा, तो अक्टूबर तक का इंटरेस्ट हम पे करेंगे। तो फिर से बता देता हूं, जून तक पूरा हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि यकम नवंबर शुरू हो रही है, तो यकम नवंबर पूरा नहीं है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे मंथ हो, तो 4 मंथ बनते हैं जनाब, 4/12 भी कर लेंगे। अब आप इसको अगर गौर करें तो आपके पास कैलकुलेशन में क्या बनेगा, तो जनाब ये बनता है आपके पास 600 रुपए का इंटरेस्ट। अब अगर आप गौर करें तो 14,700 क्रेडिट है, 600 डेबिट है, तो यहाँ पर मैंने डेबिट साइड पे वैल्यू लिखनी है ऑन डिबेंचर के सामने, तो कितनी वैल्यू होगी, इसका मतलब है 600 इसमें इंक्लूड था, तो इसका मैं जो डिफरेंस लूंगा वो यहाँ पर इससे बराबर हो जाएगा 14,100 रुपया। अब दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये एंट्री हमें बताती है जनाब 14,700 की पेमेंट की आपने कम इंटरेस्ट के साथ मुकम्मल करके, इंटरेस्ट शामिल करके, उसमें से 600 इंटरेस्ट था। अगर विदाउट इंटरेस्ट की डिबेंचर की वैल्यू देखें तो 14,100 बनती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। The debenture were purchased on 31st March, were cancelled on 31st December 2010। कहता है जो कंपनी ने 31 मार्च को डिबेंचर खरीदे थे ये वाले, कहता है इनको 31 दिसंबर को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है कैंसिल हम बाद में करेंगे, सबसे पहले 31 दिसंबर आएगी, तो हम बाकी तमाम काम बाद में करेंगे, सबसे पहले 31 दिसंबर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जनाब 31 दिसंबर 2010 को इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री पास करने के बाद फौरन आपने वर्किंग में आना है, जैसे हमने 30 जून 2010 की एंट्री की थी, इसी तरह से 31 दिसंबर का जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी भी एंट्री करेंगे। तो 31 दिसंबर 2010 को क्या इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो लोगों को पे होना है तो वो कैसे निकलेगा। जनाब यहां पर हमारे पास लोगों के पास मौजूद थे 2,70,000 रुपए के डिबेंचर। जब हमने यहाँ पे 30,000 के परचेज किए थे तो लोगों के पास 270,000 के रह गए थे, हमने यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट दिया था 270,000 डिबेंचर्स पर। अब फिर हमने परचेज किए 15,000 रुपए के डिबेंचर, 150 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 15,000 बनती थी, वो परचेज किए जब हमने, तो यहां पर जब परचेज किए तो 15,000 के डिबेंचर हमारे पास और आ गए, और लोगों के पास कितने रह गए, लोगों के पास इसमें से 15,000 के निकल गए, तो लोगों के पास रह जाते हैं 255,000 के डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स लोगों के पास मौजूद है और 15,000 के मजीद हमारे पास डिबेंचर्स आ चुके हैं। तो अब देखते हैं जो लोगों को इंटरेस्ट पे होना है वो इन डिबेंचर्स पर होगा, इनकी वैल्यू पर 2,55,000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा 12%, 6 माह का
6/12 भी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जनाब 15,300 रुपया। 15,300 का इंटरेस्ट आप लोगों को पे करेंगे तो ये बैंक से पेमेंट जाएगी, इसलिए बैंक के सामने लिख देना है 15,300। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिबेंचर्स पड़े हैं 30,000 के और 15,000 के, इनके ऊपर क्या इंटरेस्ट बनता है, तो ये हम भी चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपने बहुत गौर से इस बात को सुनना है। सबसे पहले तो हम इनकी बात करते हैं कि ये जो डिबेंचर्स हमने परचेज किए थे 15,000 के, ये हमने कब परचेज किए थे, 1 नवंबर को परचेज किए थे, जिनके ऊपर लोगों को 4 माह का इंटरेस्ट दिया था। 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये डिबेंचर्स हमारे पास रहे हैं, तो 2 महीने का इंटरेस्ट इनके ऊपर बनेगा। तो मैं यहां लिखता हूं 15,000 के डिबेंचर्स थे, 12% इंटरेस्ट 2 मंथ का, एक ये हो गया। और जनाब ये जो 30,000 के डिबेंचर पहले से हमारे पास पड़े हैं, यहां पे देखें जो 30,000 के हमने डिबेंचर्स पहले परचेज किए थे, इनके ऊपर पहले हमें कितने माह का इंटरेस्ट मिला था, यहां पर 3 मंथ का इंटरेस्ट मिला था। तो उसके बाद तो हमने उसके ऊपर बात ही नहीं की, मतलब ये जो डिबेंचर्स थे इनकी बात 30 जून तक हुई, उसके बाद नहीं हुई। लेकिन 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक ये डिबेंचर भी तो अभी हमारे पास ही हैं, मतलब 15,000 के जो अभी परचेज किए जिसके ऊपर 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, और जो 30,000 के डिबेंचर्स हैं ये भी तो हमारे पास ही पड़े हैं ना, 30 जून के बाद भी तो हमारे पास ही हैं अभी तक, तो उनके ऊपर भी जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो भी हमारी इनकम बन रही है। तो 30,000 के डिबेंचर्स हैं, उनके ऊपर जनाब 12% इंटरेस्ट है 6 माह का, 30 जून से लेकर जनाब 31 दिसंबर तक 6 माह बनते हैं, तो इनके ऊपर भी 6 माह का इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, यहीं पर नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। तो 30,000 डिबेंचर्स, इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट 6 माह का, तो आपके पास आ जाएगा ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,800 प्लस 15,000 के डिबेंचर्स 12% इंटरेस्ट 2 मंथ का, आपके पास आ जाएगा जनाब 300। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा वो बनेगा 2100 का, जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर बनता है हमारे डिबेंचर्स पर। तो जनाब यहां पर हम लिख देंगे 2100 रुपया, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर बन जाएगा। अब आप दोनों को टोटल करके डेबिट साइड इक्वल कर ले, प्लस 15,300 प्लस 2100, तो जनाब ये आ जाता है 17,400 रुपए का टोटल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री हमें बता रही है कि टोटल इंटरेस्ट 31 दिसंबर को जो जनरेट हुआ वो 17,400 हुआ, जिसमें से 15,300 लोगों को पे हो गया जो उनके पास डिबेंचर्स मौजूद थे 2,55,000 के, और 2100 का इंटरेस्ट हमें मिल गया क्योंकि ये डिबेंचर हमारे पास मौजूद थे, और ये 2 डिबेंचर से एक 30,000 के थे, एक 15,000 के थे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ने कैंसिल किए हैं 31 दिसंबर को वो डिबेंचर कैंसिल किए हैं जो 31 मार्च को खरीदे थे। तो अब इन डिबेंचर को स्टूडेंट्स हम कैंसिल करने जा रहे हैं, तो कैंसिलेशन की एंट्री देखें कैसे होगी। जिस अमाउंट से स्टूडेंट्स ये ओन डिबेंचर डेबिट हुए हुए ना, इसी से आपने इनको क्रेडिट कर देना है। ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इसी वैल्यू से 29,100, और जब डिबेंचर कैंसिल होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर लेना है, और ये हमेशा फेस वैल्यू से होते हैं, ये भी बात आपको पता है। 300 डिबेंचर थे और 100 रुपए का एक उसकी फेस वैल्यू है, तो 30,000 के डिबेंचर हुए, और इसकी कैंसिलेशन पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हम यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहां पर जो प्रॉफिट निकलेगा वो दोनों का डिफरेंस लेकर आएगा, मतलब 900 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ इस सारी परचेजिंग पर और फिर उसकी कैंसिलेशन पर। तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स सामने क्वेश्चन की एंट्रीज मौजूद थी, तो हमने उसके मुताबिक सारी एंट्रीज पास कर ली। अब हम देखते हैं कि जनाब इसको क्लोज कैसे करेंगे।
तो हमारे पास क्लोजिंग हमने करनी होती है अपनी इनकम की और एक्सपेंसेस की, मतलब उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो आपका ये एक्सपेंस बन रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक ये भी है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी है और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी है। तो हम ये हमारे सारे एक्सपेंसेस है, इन सबको टोटल करके एक ही दफा आप क्रेडिट कर लेंगे। तो चले मैं यहां पे कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट और बराबर कर देंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये स्टूडेंट्स एंट्री 31 दिसंबर 2010 की है सारी एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे हमारी 31 दिसंबर तक क्लोजिंग हो चुकी है, सारे खत्म हो चुके हैं काम। तो अब अगली सारी एंट्रीज जो भी होंगी 31 दिसंबर की होंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की टोटल कितनी अमाउंट बनती है, तो हम इसको सम अप कर लेंगे कि 900। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जहां जहां पे लिखा हुआ है 900 प्लस 17,800 टोटल हो गया 18,000, और फिर उसमें 18,600 और ये दोनों जमा करके भी हो गया 18,000, और टोटल अगर आप इसका करेंगे तो ये बनेगा जनाब 36,000 रुपया। तो 36,000 से इंटरेस्ट क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको बराबर कर देना है। इसी तरह से 31 दिसंबर 2010 को स्टूडेंट्स हम अपनी इनकम को भी क्लोज करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारी इनकम है। अगर आप देखें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर हमारी इनकम बन रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है। तो इन दोनों को जमा कर लें तो आपके पास 900 और 2100 टोटल हो जाएगा, ये 3,000 रुपया। तो इनकम को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसको आप डेबिट कर देते होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप उसको बराबर कर देंगे। तो टोटल बनता है ये 3,000 रुपया डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये क्रेडिट भी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। अब एक चीज और हमने क्लोज करनी है, जो यहां पर आप अगर गौर करें तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें हुआ था परचेजिंग के बाद कैंसिलेशन पर। तो ये प्रॉफिट आपका एक रिजर्व जनरेट हो जाता है। तो प्रॉफिट को कैसे क्लोज करते हैं, इसको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को, ये क्रेडिट हुआ है यहां पे, इसको आप डेबिट कर दें, डेट यही लिखेंगे आप, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसको आप डेबिट कर दें। तो डेबिट किस वैल्यू से करेंगे, जिस वैल्यू से ये क्रेडिट हुआ है 900 रुपए से, और इसको आप बराबर कर देंगे कैपिटल रिजर्व से 900 रुपया। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी तमाम जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं डिबेंचर को जब परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उसकी जर्नल एंट्रीज ये बनती हैं सारी की सारी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट में जनाब बैलेंस शीट का भी कहा गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो मैंने सोचा एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, उसी एंडिंग डेट पर ये बनेगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल। आपको मैंने बताया हुआ है कि आप यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते होते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं है, तो हम यहाँ पे छोटी सी डैश लगा देंगे और नीचे लाइन भी लगा देंगे कि हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है ही नहीं। इसके बाद आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते होते हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल भी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको भी लिखकर लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं। चूंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे, बल्कि इन जनरल एंट्रीज की हम इम्पैक्ट शो कर रहे हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। इसके बाद आप हेडिंग देते होते हैं रिजर्व्स की। ये बैलेंस शीट में आपको सारी चीज़ें पता हैं, रिजर्व्स की हेडिंग देते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास रिजर्व्स कौन कौन से जनरेट हुए। जनाब एक तो आपके पास ये कैपिटल रिजर्व है 900 रुपया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल रिजर्व 900। एक आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो क्रेडिट साइड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक रिजर्व जनरेट हो चुका है। चूंकि हमें जो इंटरेस्ट टोटल मिला था वो हमने अब कंपनी ने उसको रिजर्व बना के रख लिया है। तो 3,000 का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
भी एक रिजर्व है 3,000 रुपया। और जनाब इसके बाद जो आप हेडिंग देते होते हैं वो देते होते हैं जनाब डिबेंचर्स एंड पीटीसी। पीटीसी स्टैंड फॉर प्रेफरेंस टर्म सर्टिफिकेट, टीएफसी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने लिखने हैं 12% डिबेंचर्स अकाउंट जो लोगों के पास मौजूद हैं, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। तो आप अगर गौर करें स्टूडेंट्स, टोटल इस क्वेश्चन के अंदर 3 लाख के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे। अगर क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो ऊपर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कंपनी के 3 लाख रुपए के थे। तो आप देखें 3 लाख के डिबेंचर में से कंपनी ने किन डिबेंचर को डेड किया है? सिर्फ 30,000 के डिबेंचर जो ये वाले थे। तो 30,000 के डिबेंचर्स खत्म हो चुके हैं, कंप्लीटली कैंसिल हो चुके हैं। तो अब जो हमारे पास डिबेंचर की वैल्यू जो मार्केट में बचती है हमारे समेत, वो जनाब बनती है 2,70,000 रुपए के डिबेंचर। इसके बाद अब लायबिलिटी साइड पे और कोई चीज़ नहीं रही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसेट साइड पर। एसेट साइड पर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग देते होते हैं फिक्स एसेट्स की। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे लाइन लगा देते हैं जनाब। इसके बाद हम हेडिंग देते होते हैं डेफर्ड कॉस्ट की। तो डेफर्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास इधर एक मौजूद है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स डेबिट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये कंपनी ने जो अपना नुकसान किया है, बेसिकली ये नुकसान मौजूदा टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का बेनिफिट होता है, इसी पे कंपनी पैसा बनाती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वाला जो है ये आपका डेफर्ड कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000 रुपया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप हेडिंग देंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास करंट एसेट्स हैं। जनाब ये जो हमारे पास यहाँ पे ओन डिबेंचर हमने परचेज किए थे, एक दफ़ा ये किए थे, एक दफ़ा हमने ये परचेज किए थे, ये 2 डिबेंचर्स हमने परचेज किए थे। तो ये डिबेंचर्स चूंकि हमारे पास वापस आ गए थे, उसमें से अगर आप देखें तो ये जो 30,000 के डिबेंचर्स थे ये कैंसिल हो चुके, क्योंकि जब हम डिबेंचर्स मार्केट से परचेज कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो वो हमारे पास आ गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा तो हमें ही मिलेगा, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो हमने एक दफ़ा 30,000 के परचेज किए, एक दफ़ा यहाँ पर ये आपके पास ओन डिबेंचर 14,100 के थे, एक दफ़ा 29,100 के थे। तो अगर आप गौर करें तो इनमें से ये डिबेंचर्स तो कैंसिल हो चुके हैं, मतलब इनकी फर्दर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अभी जो हमारे पास जिंदा डिबेंचर जो हमारे पास पड़े हैं ओन डिबेंचर्स वो 14,100 के, तो ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी। करंट एसेट के अंदर आपने इन ओन डिबेंचर्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिख लेना है। ये इसके साथ मैं ब्रैकेट में आपको लिख भी देता हूं यहां पर कि ये इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ें तो ऊपर लिखा हुआ है कंपनी के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 3 लाख रुपए के। इसका क्या मतलब है कि कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हुए थे उनकी वैल्यू 3 लाख रुपए की थी। डिबेंचर्स लोगों के पास 3 लाख के पड़े हैं और उसके अगेंस्ट कंपनी के पास कंपनी के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो कंपनी का एक एसेट है, जारी बात है, बैंक में पैसे भी 3 लाख। लेकिन उसमें से अगर आप गौर करें तो जहां पर आपने लोगों को पेमेंट्स भी की हैं, कुछ एक दफ़ा यहाँ पे 30,000 की है, एक दफ़ा यहाँ 16,200 की है, एक दफ़ा यहाँ पे 14,700 की है, 15,300 की है, और यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं की। तो 3 लाख में से जहां जहां ये बैंक क्रेडिट हुआ है वो वाली वैल्यूज माइनस कर देनी है। मतलब 3 लाख में से ये 30,000 भी लेस कर लेना है, 16,200 भी लेस कर लेना है, 14,700 भी लेस कर लेना है और 15,300 भी लेस कर लेना है। तो आपके पास जो बैंक की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जनाब 2,23,800 रुपया। ये आपके बैंक अकाउंट में वैल्यू बची है जो आपके करंट एसेट की हेडिंग में आ जाएगी। अब जनाब जब आप इनका टोटल करेंगे तो जब टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इस साइड का भी टोटल कर लें, इस साइड का भी टोटल कर लें, तो ये आ जाता है 2,73,900 इस साइड पर। और जब इसका आप टोटल करते हैं तो वो भी देख लेते हैं, ये 2,73,900 रुपया। तो अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट बराबर आएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चेक भी बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के जो मार्केट में 3 लाख रुपए के डिबेंचर थे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, उन डिबेंचर्स के ऊपर एक एक मंथ का, मतलब एक एक दिन का, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो 17,100 बना था, 14,100 बना था, मतलब ये 17,000 ये 600 रुपया, 17,400, टोटल जो इंटरेस्ट हमारा बना था वो बना था 36,000 रुपए का।
अब देखना ये है कि जो टोटल इंटरेस्ट आपके पास 36,000 का बन रहा है ये उस परसेंटेज के इक्वल भी है कि नहीं है। मतलब कि जो 3 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं 12% डिबेंचर, आप देखें 3 लाख के ऊपर 12% कैलकुलेट करें, 3 लाख के ऊपर 12% बनेगा 36,000 रुपया। वो 36,000 रुपया इस टोटल इंटरेस्ट के इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तो इट्स मीन कि हमारी तमाम जनरल एंट्रीज ठीक हैं, हमारी तमाम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, लोगों से शेयर भी करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।